नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव अब कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हैं। जाहिर है जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो रही है, फहरिस्त आ रही है और सबसे बड़ी खबर ये भी आई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो लग रहा था कि पूरा अलायंस बिखर रहा है, टूट रहा है, उन लोगों ने साथ में आकर आधिकारिक घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये सब तो ठीक है, गठबंधन की बात अच्छी है, खासकर जो इंडिया अलायंस है वो लगातार धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और आरएसएस के मुकाबले जो उनकी जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है उस पर धर्मनिरपेक्षता के साथ हम उसका खंभा पकड़कर खड़े हुए हैं। राहुल गांधी खासकर इस बात को कहते रहे हैं कि उनकी पूरी जो यात्रा है, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है वो एक एंटी कम्युनल यात्रा है, यानी कि धर्म निरपेक्षता के लिए ये यात्रा है। इसके बावजूद भी जो हमारी खासकर क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ पर जो बड़े मुस्लिम कद्दावर नेता हैं, वो नेता जिन्होंने उन पार्टियों को बनाया जो हैं, वो एक तरह की घुटन महसूस कर रहे हैं और लगातार इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं पिछले एक महीने में जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को उन्हीं पार्टियों में जो अपने आप को तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्ष कहती हैं उन्हें प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। तब नेताओं को नहीं मिल रहा है तो जनता को भी नहीं मिल रहा है। यहाँ खासकर दो पॉलिटिकल पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में और साथ ही समाजवादी पार्टी का जिक्र उत्तर प्रदेश में। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ बाबा सिद्दीकी मौजूद हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता, और साथ ही सलीम शेरवानी साहब मौजूद हैं जो पिछले मैं कहूँगी 30-40 साल से तो उन्होंने खुद और फिर उनका जो पूरा परिवार रहा पिछले मैं कहूँगी 100 सालों में भारत की पूरी राजनीति और समाज उसका एक कंट्रीब्यूशन उनके परिवार का रहा है। सलीम शेरवानी खुद 5 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। बाबा सिद्दीकी साहब को देखें तो वो पिछले 30 साल में, मैं 1970 के दशक में उनका इतिहास देख रही थी, तब से उन्होंने जो उनका यूथ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट जब वो छात्र थे तब से उन्होंने शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी का दामन लगातार थामे रखा। वो भी राज्य में मंत्री रहे, इसके अलावा कई बार एमएलए रहे। क्या ऐसी बन गई है ऐसी इन दोनों नेताओं के जरिए समझेंगे कि क्या वाकई जो हिंदुत्व की पूरी राजनीति है बहुसंख्यकवाद की, वो मुस्लिम जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो सियासी प्रतिनिधित्व है, क्या उसको दबा रहा है? सलीम शेरवानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का अलायंस की घोषणा हो गई है। खबर ये आ रही थी कि आप समाजवादी छोड़ के कांग्रेस आप जाएंगे, लेकिन ये तो वही परिवार फिर मिल गया आपको। मैंने इस्तीफा दिया था अपने पद से और मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था। मैं आज भी इस बात पे यकीन करता हूं कि कुछ सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं, मेरी नज़रों में ये तो एक लिप सर्विस हो गई है। आज कोई भी पार्टी मुसलमानों की जायज़ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको फ़ौरन एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। 15-20 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में रहता है, उसने अपनी पहली सांस इस मुल्क में ली, वह आखिरी सांस भी इसी मुल्क में रहेगा। हम इस मुल्क के हिस्से हैं और बहुत वफादार हिस्से। और अगर पार्टियां इस चीज को इग्नोर करेंगी तो हमें बहुत तकलीफ होती है। कोई क्रिमिनल है, आप उसकी मदद नहीं कीजिए, उसके लिए आवाज मत उठाइए। कोई एंटी नेशनल है, आप उसके लिए आवाज मत उठाइए, हम आपके साथ हैं। मगर जो जायज चीजें हैं, मुसलमानों के घर बुलडोज हो रहे हैं, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, बुलडोजर्स चल रहे हैं, इस पे तो आवाज उठाइए। कोई सेकुलर पार्टी आवाज नहीं उठाती। सलीम शेरवानी साहब, लेकिन यहाँ जिक्र ये हो रहा है कि ये मुद्दे तो जाहिर है हमारे प्रकाश में आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि देखिए जो नेता एक सेक्युलर पार्टी में होता है वो तब तक तो नेता रहता है, लेकिन जब उसको अपना हक उसे लगता है कि नहीं मिल रहा है, यानी सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पर वो मुस्लिम समुदाय को इस्तेमाल करके ये कहता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इसलिए हम बाहर आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में हर आदमी अपना सेल्फ इंटरेस्ट जरूर देखता है। ये कह देना कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, मगर सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ कम्युनिटी के इंटरेस्ट को कुर्बान नहीं करना चाहिए। आपका सेल्फ इंटरेस्ट आपकी कम्युनिटी से जुड़ा होना चाहिए। और मैंने हमेशा, चाहे मैं सियासत में रहा, मैं एक्टिव सियासत उसको कहूँगा जब मैं एमपी था, मगर जब मैं एमपी भी नहीं रहा, मैंने कभी भी कम्युनिटी की सर्विस से अपना हाथ नहीं खींचा।
लेकिन सलीम शिरवानी साहब, आज के तारीख में मुसलमान के पास ऑप्शन ही क्या है? उत्तर प्रदेश का हम अगर जिक्र कर लेते हैं, आप कह रहे हैं आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, आप अभी भी समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, आप वहां नहीं तो कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे, तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इसके अलावा और ऑप्शंस ही क्या हैं आपके पास? अगर आप ये कह रहे हैं आपका दम भी घुट रहा है या मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है। मुसलमान के पास ये बिल्कुल सही बात है कि कोई ऑप्शन नहीं है। जो मुसलमान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में, आज दो ही पार्टियां थीं, एक समाजवादी पार्टी और एक कांग्रेस। ये दोनों मिल गए हैं, मुझे बेहद खुशी है। एक ऑप्शन मुसलमानों के सामने आया है कि एक तरफा होके इनके साथ चलें और देखें कि हमारा क्या नतीजे आते हैं। बाबा सिद्दीक साहब, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आप स्टूडेंट्स लाइफ से अपने यहाँ पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने कांग्रेस पार्टी इतने दशकों बाद छोड़ने का फैसला किया? सवाल का पहला हिस्सा ये है। दूसरा ये है कि जिस खेमे में आप गए हैं वो एनसीपी का खेमा बीजेपी के साथ मौजूद है। तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि आपको कांग्रेस पार्टी में अगर जगह नहीं मिल रही थी तो आप तो सीधे बीजेपी चले गए। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस ने गठबंधन शिवसेना से किया, तो ये कांग्रेस को जवाब देना है कि उन्होंने शिवसेना से कैसा गठबंधन किया। जो शख्स मतलब जैसे शेरवानी साहब बोल रहे थे और आपने उनको जो प्रश्न उठाया था, मैं बहुत वोकल लीडर रहा हूं मेरे पार्टी में। इसलिए जब 48 साल बाद अगर कोई पार्टी से इंसान निकलता है तो उसकी बुराई करना ठीक नहीं होती, मगर आपका सवाल का जवाब भी देना जरूरी है। तो मैंने मेरी जो जो मुद्दे थे मैं मेरे पार्टी में खुल के रखता था। आई वॉज वेरी आउटस्पोकन। जैसे कि आप स्ट्रक्चर कमेटी का ले लो, आपने हमें हमारी जगह बता दी और हमने जब मंत्री थे जब हमने कहा था कि आपने हमारी जगह बता दी मगर इसके आगे तो कुछ करो, कुछ नहीं किए। आज सेकुलर पार्टी, सलीम शेरवानी जी की मैं बात नहीं काटूंगा, बहुत सीनियर शख्सियत है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये शिवसेना के साथ जब महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ तो इट वॉज अ वेरी अनहोली मैरिज, मतलब अनहोली अलायंस। क्योंकि कोई तरीके से आप उनको सेक्युलर कैसा समझोगे? अब आप मुझे कहोगे तो एक सिंबॉलिक हो गया है मुस्लिम को एक सीट दे देना। कोई भी एक 48 सीट में महाराष्ट्र में एक समझ के एक मुस्लिम को बलि का बकरा बनाने के लिए एक सीट दे देना, उसकी नुमाइंदगी भी हो जाएंगी और हमारा सेक्युलरिज्म भी रह जाएगा। जहां जहां कुछ भी जैसे वारदात होते हैं, कभी कांग्रेस में किसी शख्स का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने नाम मुद्दा उठाने को कतराती है, उठाएंगी नहीं। तो जब आप स्टैंड भी नहीं लोगे और जिस शख्सियत को जहां जब चुनाव लड़ना होता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखता है, हमारे वहां तो कम से कम। और मैं जहां तक देखता हूँ बिहार में भी, जहां मेरे वालिद साहब बिहार से रहे तो वहां भी मेरे सामाजिक कार्य बहुत है और पूरे महाराष्ट्र में भी है सामाजिक काम। तो हर शख्सियत यही देखता है कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स कितने हैं, और जब उनको लगता है कि यहाँ मुस्लिम वोटर इतने हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा समाज हो गया तो एक सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगी। और ये एक तरफा चलते आ रहा है, हमारे साथ नहीं होता ये। तो ये टोकनिज्म के नाम पे सेक्युलरिज्म हर पार्टी करने लग गई है। रही बात अजीत पवार जी की, आज जैसे इन्होंने कहा कि अजीत पवार जी अभी हाल ही में हमारा, मैं तो जाके 10 तारीख को गया, बोल के गया, और हमारा अभी 17 तारीख को, मतलब या इस संडे को हमारा माइनॉरिटी का सेक्युलरिज्म, मतलब माइनॉरिटी का अधिवेशन हुआ। खुल के उस शख्सियत ने बात की। आज छोटी छोटी चीजें हैं जो आज इतने साल से, अगर मुसलमान समाज, हमारा समाज अगर पीछे है तो ये आज इस 10 साल में पीछे है कि लास्ट 70 साल में पीछे? क्या वजह है पीछे रहने का? बाबा सिद्दीक साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं अपने आप को भी कसूरवार ठहराऊंगा मैं, कि आज जितने भी मुस्लिम लीडरशिप आप देखोगे नहीं, बहुत से जगहों में मुस्लिम जो एक इमोशनल है, और उसके वजह से इसका फायदा उठाया जा रहा है। मगर जब तक हम समाज में अवेकनिंग नहीं लाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारा कोई मतलब पुल से हाल होगा। जो इस तरह से राजनीति चल रही है आज, आप जब एमवीए में थे, महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल का काल देख लो आप, हमारे माइनॉरिटी के फंड्स का 30 करोड़ रुपीस था। आज जैसा अजीत पवार
ने इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, वो आने के साथ में 500 करोड़ कर दिया। हमने कहा वो भी नहीं, मैं आपकी बात बहुत कम समझ है रही हूँ बाबा हमारे सिद्दीकी साहब, मेरी जो बात सबसे सुनिए जी। पॉपुलेशन है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी शिकायतें जायज़ हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि वो शिवसेना के साथ क्यों गई, लेकिन बदलते दौर में जो बदलती राजनीति है, आज आप ये देखिए कि जो एनसीपी का धड़ा बीजेपी के साथ जाके मिला है, उससे ज़्यादा सेक्युलर तो आज की शिवसेना नज़र आ रही है। ये 90 के जो दशक है, उससे बदली हुई शिवसेना है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आपको जगह नहीं मिली, तो वो पार्टी जो सीधे तौर पर मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला रही है, जो सीधे तौर पर खुल्लम खुल्ला मंदिर की राजनीति कर रही है, जो सीए एनआरसी जैसे कानून ला रही है, बाबा सिद्दीकी कैसे डिफेंड करेंगे इस बात को कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चले गए? मैं अजीत पवार जी का अगर आप भाषण सुने, मैं आपको भाषण भेज दूंगा, लिंक आपके वायर चैनल में चलाइएगा। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, 3 मुलाकात हुई, और मैंने सब मेरे वरिष्ठ लोगों को उसी दिन 30 तारीख को मैंने फैसला किया था कि 10 को जाऊंगा। मैंने वरिष्ठ लोगों को कहा, उन्होंने सीधा कहा कि मैं सेक्युलरिज्म में खड़ा रहूंगा। और हमारे वहां 1-2 वारदात हुई, मेरी आदत नहीं है उस वारदात का जिक्र करूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंस्टिगेट एनीथिंग। सुबह 7 बजे हमारे लोग पहुंचे वहां, और 7:30 बजे तक उस चीज का हल निकला, बहरहाल, और बाकायदा उसका हल निकला। और यही फेरिश अगर मैं दोहराऊंगा तो शायद उसमें मैं भी अपने आप को खतरे में खड़ा मिलूंगा कि हमारे कांग्रेस के राज में कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो ये सब चीजें आज बोलना, इट्स लाइक बीइंग अ क्राई बेबी व्हिच आई डोंट वांट टू। द वेरी फैक्ट इज कि शिवसेना जब आज भी भाषण करती है तो एक ही समुदाय के बारे में कहती है, और कहती है मेरे ये भाई ये भाई बहनों, हमने ये तोड़ा, नहीं तो। और आप आज तो कांग्रेस भी कहती है कि हमने हमने चाबी खोली। तो मतलब ये तो ये हो गया कि हम लोग सिर्फ वी आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग। तो कहां तो जाना पड़ेगा ना हमारे समाज को काम कराने के लिए। मैं किसी ने कहा अगर नहीं जाएंगे तो कम से कम हमारे पास, जैसे इनके पास ऑप्शन समाजवादी है, तो इनके वहां भी बहुत चीजें होगी। तो मैं किसी का पर्सनल नहीं बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट बीइंग पेटी ऑल्सो। बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जो समाजवादी के भी मुखिया ने वो उठाए नहीं होंगे। तो यहाँ तो कम से कम जो लीडर है कि सहयोगी पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी उठाता है, और वोकल होके कम से कम 8 से 10,000 के हमारा अखिलेटों का सम्मेलन में बाकायदा भाषण देके बोलता है कि मैं आपके साथ हूं, और आप हम पे विश्वास रखिए। तो कहां तो हमको मतलब विश्वास रखना पड़ेगा। सलीम शेरवानी साहब, यहाँ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और जिम्मेदारी आप जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं पर भी है, जो 5-5 बार जिन्होंने जनता ने आपको चुन के भेजा और आप मंत्री भी रहे, कि जो समाजवादी पार्टी, जो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी थी, जब मंदिर का पूरा आंदोलन अपने चरम पर था, तब भी उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का दामन नहीं छोड़ा, और इतिहास उन्हें याद रखेगा। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। वही पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा चेहरा है अखिलेश यादव का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दों को आगे नहीं उठाया जा रहा है, मुस्लिम नेताओं को जगह नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 2022 में हमने देखा कि 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया समाजवादी पार्टी को। तो उसका मतलब समुदाय तो यकीन कर रहा है इस पर। मैंने कहा 2022 की जो आप बात कर रही हैं, एक इतना बड़ा यकीन मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पे किया कि एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया। और उन्होंने, मेरी सोच ये है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मोहब्बत में वोट नहीं दिया, उन्होंने इस मोहब्बत में वोट दिया कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी ऑल्टरनेटिव है जो बीजेपी को शिकस्त दे सकती है, और एक तरफा वो चले। और ये सच है कि बीजेपी की सरकार बनी, मगर 80 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी 2000 वोट से कम से हारी। पूरा हालात बदल सकते थे मगर नहीं बदले, और उन्होंने दिया। मगर इतने वोट देने के बाद मुसलमानों का कॉन्फिडेंस ज़रूर हिला है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मैं बहुत मुसलमानों में घूमता हूँ, मैं मुसलमानों से बातचीत करता रहता हूँ, मैं उनके दुख और उनकी तकलीफ़ में अपनी छोटे से तरीक़े से जो उनकी मदद कर सकता हूँ करने की कोशिश करता रहता हूँ। आज मुसलमानों को ये यकीन होने लगा है कि भई हमारी बात करने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है। और ये एक बहुत, और जब आपने मुलायम सिंह जी का ज़िक्र किया, वो हालात बहुत दूसरे थे। आज तो जो मुल्क में माहौल बना दिया गया है
कि आप मुसलमान की बात जहाँ करेंगे वहाँ आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। अभी मैं बाबा सिद्दीकी साहब की बात सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है जिस बात पे उन्होंने कहा कि ये मुसलमान मुद्दों को उठा रहे हैं और मुसलमान मुद्दों पे ज़ोर भी डाल रहे हैं और मुसलमान मुद्दों का हल भी निकाल रहे हैं। मुझे अगर ये इस तरह की बात है तो मुझे खुशी होगी, और ये हर पार्टी में हम जैसे लोगों को, हम जहाँ भी रहें, हमें अपना कोर इशू जो मुसलमानों का है उसको अपने साथ रखना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन सलीम साहब, ये जो एम वाई कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और यादव का, यही तो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वजह आप देख रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी, आपने कहा वो दौर अलग था मुलायम सिंह का, मैं तो कहती हूँ वो और ज़्यादा खतरनाक दौर था जिसमें पूरे तरीके से जो ये हिंदुत्व का पूरी आंधी आ रही थी, उस वक्त में भी वो नहीं हिले, उस आंधी में भी वो अपनी जगह टिके रहे। तो क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी से दानिश अली का क्या हाल हुआ हमने देखा, या कांग्रेस में भी हम देखते हैं कभी ना कभी इस तरह की बातें उभरती रहती हैं, क्या वजह है ये पार्टियां क्यों अपने ही वोटर को, अपने ही जो इस देश के नागरिक हैं उनके साथ क्यों सही बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं? जितनी जल्दी हम इस माहौल को समझेंगे और पहचानेंगे वो हमारे लिए ही बेहतर है। आप ये देखिए कि मैं एक मुसलमान की हैसियत से अगर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता हूँ, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो इस मुल्क में 80% हैं। वो मुझे प्रोटेक्टेड फील कराते हैं, वो मुझे सेकुलर महसूस कराते हैं। आज वो पूरा फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो रहा है। आज कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आज लोग आएँगे मेरे पास, कहेंगे नहीं, नहीं यार ये बात तो बहुत गलत हो रही है। मैं कहूँगा कि ज़रा इसके ऊपर बोलो, तो नहीं, 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 नहीं हम बोल नहीं सकते। ये माहौल मुल्क में कभी भी नहीं था। आप सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए आज आप इतना डर गए हैं कि जायज़ मामलों पे भी आपकी आवाज़ नहीं निकलती। मेरा अगला सवाल और अहम सवाल ये है कि क्या फिर ये माना जाए कि अगर सेक्युलर पार्टियों में भी मुसलमानों के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, उनके नेताओं को जगह नहीं मिल रही, टिकट नहीं मिल रहा है, संगठन में जगह नहीं मिल रही है, तो क्या फिर एक मुस्लिम पार्टियों के लिए भी जगह होनी चाहिए? फिर वही एक सोल्यूशन है आखिरी? मैं आपसे सबसे पहले सलीम साहब जानना चाहती हूँ कि क्या MIM जैसी पार्टियां क्या इसका सोल्यूशन है फिर? नहीं, MIM बिल्कुल उसका सॉल्यूशन नहीं है। मुसलमानों को एक ऐसा रहनुमा चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। मुसलमानों को एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो मुसलमानों की जायज़ चीज़ों पे अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ में जोड़े और बहुत इफ़ेक्टिवली उस बात को रेज़ करे। और हम लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी मुसलमानों की जायज़ चीज़ों पे ख़ामोश ना बैठें। हम अब मुसलमानों के जो हुकूक हैं, उनकी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ें, चाहे हम किसी पार्टी में हों, मगर मुसलमानों के हुकूक के लिए हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी साहब, क्या मैं ये सवाल आपसे भी पूछ सकती हूँ? महाराष्ट्र में भी एक तरह से समर्थन मिल रहा है, वहाँ से उनके MP भी हैं MIM के। क्या आपको लगता है कि अब आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा वक्त आ गया है कि हिंदुओं के लिए अलग पार्टी होगी, मुसलमानों के लिए अलग होगी? क्योंकि देखिए ये भी हकीकत है, इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि भारत में धर्म और जाति के आधार पर ही पार्टियां हैं। चाहे हम ऑल्टरनेट ये पॉलिटिक्स का भी हम जिक्र कर लें, तब भी देखिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या RJD हो, जातियों पर आधारित पार्टियां हैं, तो उधर धर्म पर आधारित पार्टी BJP है। तो क्या MIM फिर एक सोल्यूशन है? मतलब आप जो कह रहे हो कि मुसलमानों की अलग पार्टी और हिंदुओं की पार्टी आप कर ही नहीं सकते हो कि जिस देश में 85% 84% हिंदूज है, तो जाहिर बात है मैं सलीम भाई से इत्तेफाक रखूंगा कि हिंदू सेक्युलर था तो ये देश सेक्युलर था। आज हिंदुओं में भी इतना जहर कुछ हिंदुओं में भर दिया गया है कि ऐसा वक्त आया है, तो सेक्युलरिज्म की पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मुस्लिम पार्टी होगा तो वो तो और पोलराइज हो जाएगा और सोसाइटी को हम डिवाइड करेंगे। हम लोगों का, मेरा खास तौर का ये था कि हम लोगों को प्रतिनिधि दी जाती थी, और जो समाज के ठेकेदार थे, जैसे आपने यूपी में MY की बात किया, आप बिहार में चले जाओ तो जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो वाई जो है वो सीधा बीजेपी को वोट देता है, वो वाई नहीं रहता है। तो ये कहां कमी रह गई सेक्युलरिज्म पॉलिटिक्स में कि सोशल इंजीनियरिंग हुई नहीं। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है कि एक पार्टी तो वो ओपनली शिवसेना बोलती है हमने
मस्जिद तोड़ा, ओपनली बोलती है, और कांग्रेस बोलती है हम उनके साथ हैं। तो आखिर मुस्लिम या सेकुलर आदमी जाए तो जाए कहाँ? और सही बात तो ये है कि प्रतिनिधि भी टोकनिज्म से होती है। अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ, आपको लगता है कि चुनाव हुआ, कर्नाटका में सरकार आई, गुड फॉर देम, मगर किस बेसिस में चुनाव हुआ और क्या एक मुद्दा था जो बोल के चुनाव हुआ कि हम इस चीज को बैन कर देंगे? मुद्दा खत्म हो गया, मुसलमान जज्बाती था, बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ, 36.2 या 38.2 था, उतना ही रहा, मगर एक जेडीएस का मुस्लिम वोट चले गया कांग्रेस में और कांग्रेस जीत गई। बस वो भी एक जुमला था, वो जुमला खत्म हो गया, वो चीज हुई नहीं। उसकी तरह हिजाब की भी बात की है, वो हुआ नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो इमोशनल मुसलमान है, दे हैव टू अवेकन देमसेल्फ, और इसके लिए एजुकेशन, हम जो बात कर रहे हैं अजीत पवार जी से, हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि हमको एजुकेशन में हमारी समाज जब तक आएगा नहीं तो पूरा माशरा जो है, बिकॉज बेसिकली इट इज द एजुकेशन। देखिए आज हमारे लोग का एजुकेशन जब तक नहीं आएगा, तो आज आप तेलंगाना में देख लीजिए, आप अभी कांग्रेस जीती है, वहां 40 सीट्स थी जो मुस्लिम मतलब डिसाइडिंग फैक्टर थे, और जब देने की बात आई तो 2 एमएलसी दिए, वो भी नॉन मुस्लिम, 2 एमएलसी गवर्नमेंट नॉमिनी दिए, जो हुआ ही नहीं, कोर्ट में स्टे हो गया, उसमें भी एक कांग्रेस का केडर का मुस्लिम नहीं, 2 एमपी दिए, वो भी मुस्लिम नहीं। आप हमसे वोट लोगे मगर हमको दोगे नहीं, तो ये कहां तक चलेगा? आप मुझे जवाब दे दीजिए, या कोई कांग्रेसी को पूछिए मैं रॉन्ग बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। और एक तरफा मुस्लिम ने वोट दिया था तेलंगाना में और कर्नाटका में, तो आप दोगे ही नहीं वहां से, तो फिर व्हाट हैपेंस टू अस? वी हैव टू, मतलब अगर तुमको सर्विस करना है कौम की किसी हद तक भी, तो आपको किधर तो जाना पड़ेगा ना। ये तो हमारे लिए अच्छा है कि अजीत पवार इज ओपनली सेइंग दैट आवर, जैसे अभी नीतीश कुमार जी के साथ कांग्रेस मिल जाती है तो वो होली हो जाती है, और कांग्रेस जब नीतीश कुमार से हट जाती है, बोले नहीं अब वो गया है, तो ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गया ना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये राजकारण, पहले के राजकारण मुलायम सिंह जी, कैलाशवर की, मुलायम सिंह जी की, और अभी का राजकारण, और हमेशा जो हमारे भी नेता होते हैं उन्होंने सेकेंड रंग लीडरशिप हमारा बनाया ही नहीं, और उसके वजह से जब लीडरशिप बनी नहीं, और उसमें हम लोग भी अपने आप को दोष देना चाहिए कि हमने हमारी बातें अंदर रखी। और मैंने कहते हुए आया हूं कि मैं क्यों नहीं किसी कांग्रेस के बारे में, कोई लीडर के बारे में नहीं कह रहा हूं, एंड इन माय स्पीच द डे आई ज्वाइन, मैंने कहा छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत नजदीक से कांग्रेस को, जो आदमी 48 साल से कांग्रेस में रहा है और नीचे से ऊपर आया है, छात्र जीवन से, यूथ कांग्रेस से, नगर से लड़के, आमदा का बहुत अच्छी तरह देखा है, कौन लेता है, कौन कौन हु टेक्स द डिसीजन। सो व्हेन वी नो कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और सेकुलरिज्म के नाम पे, तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट शेल। आखिरी सवाल, जी हाँ, आखिरी सवाल आप दोनों से। आप देखिए, सॉरी जी, आखिरी सवाल आप दोनों से। सलीम शेरवानी साहब, आप मुझे ये बताइए, आपके एक तरफ बीजेपी है जो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती, तो जाहिर है जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ अब सेक्युलर पार्टियां हैं। आप दोनों की बात अपनी जगह, एक मैं कहूँगी एक सीमित रूप से मैं सहमत हूँ कि वाकई जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो एक तरह से दोनों तरह की पार्टियाँ मिलकर एक मुस्लिम मुक्त विधानसभा और एक मुस्लिम मुक्त लोकसभा बनाने की तरफ जो आगे बढ़ रही हैं। 2024 का ये कुछ ही हफ्तों बाद जो चुनाव होने वाला है, ये भी बहुत अलग नहीं होगा, मुझे लगता है और भी रिप्रेजेंटेशन घट सकता है। ऐसे में जो भारत के मुसलमानों का जो भविष्य है और उनका जो सियासी रिप्रेजेंटेशन है, उसे आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, सलीम साहब? और मुझे उम्मीद नहीं है कि, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 2024 के चुनाव में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। सवाल ये है कि देखिए, मैं बदायूं से चुनाव लड़ता था, 15-16% मुसलमान था वहाँ पे, 84% हिंदू था जो मुझे वोट देता था, और अब ये हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। और मैं बाबा सिद्दीकी साहब की एक बात से सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा। मैं समझता हूँ कि जितना कम्युनलिज्म एजुकेटेड हिंदूज में है, उतना अनएजुकेटेड हिंदूज में नहीं है। जो जितना ये कम्युनलिज्म की बात होती है, ये जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये ऐसी चीज़ भर गई है कि अब उसको हटाना ये नामुमकिन नहीं है, मगर मुश्किल है।
तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के अलावा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सेकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम बढ़ाएं, और जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं वो अपने कैंडिडेट का चॉइस सेकुलरिज्म के बेसिस पे करें जो उनकी आवाज़ उठा सकता है। बाबा सिद्दीक साहब, मैं ये सवाल आपसे भी रहा है मेरा। मैं शेरवानी जी, आपने शायद मेरा बराबर से सुना नहीं। मैं एजुकेटेड हिंदू से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि डॉक्टर्स, एडवोकेट्स एंड आई मीन ऐसे ऐसे लोग भी जब सुनते हैं तो यू गेट गूज़बम्प्स फॉर अ पर्सन हु हैज बीन ब्रॉट अप इन बांद्रा। द अपब्रिंगिंग इज सो डिफरेंट, बट आई वाज टॉकिंग ऑफ एजुकेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी सो दैट, हाँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा था कि दे शुड stress more on education. So that's why we are talking to our government to increase the fund for education. And education में रिजर्वेशन आवे ताकि हमारा भी लोग अलग अलग जॉब, आप देखो सिविल सर्विसेज में हमारा तो ना के बराबर है, पुलिस सर्विसेज में ना के बराबर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना के बराबर है। तो ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। मेरे जो भी सामाजिक काम चलते हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, ऑल इन एजुकेशन, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि सलीम भाई एजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड हूं, मैं अपने आप को भी जवाबदार ठहराता हूं कि हमने कम से कम एजुकेशन आएगा तो कम से कम समझ आएगी। तो समझ आएगी तो अगर हम किधर भी नहीं जाएंगे, तो अगर रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अब? बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग, टोटल टोकनिज्म, सिंबलिज्म इन सेकुलर पार्टीज। एक सीट देंगे जो 100% हारेंगे। राजस्थान में देख लेना, एक सीट देंगे आपको, मैं आज बोल रहा हूं। कर्नाटका में एक भी राज्यसभा मेंबर आप मतलब दे दिए, क्योंकि वो भी किस तरह दिया गया मुझे पता है। और यहाँ महाराष्ट्र में आपने नहीं दिया, मतलब आपने ये, आप अगर एक मुस्लिम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा मुस्लिम उसके सामने ही खड़े कर देते हो ताकि वो मुस्लिम कभी इस मतलब ओहदे में भी नहीं पहुंचे। सो दे वेरी सिस्टमेटिकली सेकुलर पार्टीज हैव बीन मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर दी। दिस इज माय way of thinking. I may be wrong, I stand corrected. So we yes, जी सर। I said you're absolutely right. Yes, systematically वो जो कर रही है, आप कहोगे सेकुलर है, मतलब वो बहुत सिस्टमेटिकली मुस्लिम लीडरशिप को खत्म कर रही है। हमको आप राजस्थान भेजोगे, हमको यहाँ भेजोगे, जहां देने की बात आएगी आप दूसरे को खड़ा कर दोगे, वो बेचारा आपस में लड़के रह जाएगा। तो ये जब तक नहीं होगा, और इसमें उनका भी नुकसान बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आप दो मिल जाओगे, तो बिकॉज आफ्टर ऑल 2+2 इज नॉट 4 इन पॉलिटिक्स। एवरी टाइम लाइक दो अलायंस हुआ, आपका लास्ट टाइम जो ये आपका था बीएसपी के साथ भी अलायंस था, तो दैट वाज द रीजन। नाउ बीएसपी इज नॉट विथ यू। आम आदमी पार्टी ने भी अभी देखिएगा आया था, मगर इस मुस्लिम्स ने ही वोट दिया तो 9 सीट कांग्रेस की आई दिल्ली में। तो आप, हम ही डिसाइडिंग फैक्टर है और आप हमारी ही बात नहीं करोगे। हम नहीं कहते कि हमको आप सब कुछ दे दो, जो हमारा हक है वो तो दिलवाओ। आप पावर में देखो, आप महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल रहे, आपने क्या किया वो बता दीजिए आप मुझे। मैं अभी अजीत पवार जी को बोलूंगा, भाई उन्होंने ये किया, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप बताइए तो सही। लेट अस टॉक ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। वी आर एजुकेटेड पीपल। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा सिद्दीकी साहब, सलीम शेरवानी साहब। बहुत सारे जायज़ सवाल हैं और उम्मीद ये है कि ये पूरी जो पॉलिटिक्स है बहुसंख्यकवाद की, मेजॉरिटेरियनिज्म की, उसका एक शिकार ये सेक्युलर पार्टियां भी हैं। और जाहिर है, जैसे सलीम शेरवानी साहब ने कहा कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है, कई बार तो ये पूरी पार्टियां सिर्फ परिवारों की पार्टियां बन के रह गई हैं, सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को उन्हीं की रक्षा करने के लिए, उन्हीं के हितों के लिए सिर्फ बन गई हैं। उसमें शिकार जो आखिरी है, जो मैं कहूँगी जो कोलेट्रल डैमेज है, वो भारत का मुसलमान है। उम्मीद हम ये करते हैं कि फ़िलहाल जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसमें कम से कम जनता एक सरप्राइज देने की कोशिश करे, और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो बहुत अहम हिस्सा है एक लोकतंत्र के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक समुदाय की बात है, ये किसी भी समुदाय के लिए रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक लोकतंत्र की बुनियाद है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा। मुस्लिम को कड़ी पत्ता की तरह यूज किया जाता है, जायका लेके फेंक दिया जाता है। ये बदकिस्मती है, हर पार्टी यही कर रही है। वी शुड राइज अबव दिस। शुक्रिया बाबा साहब। जी जी, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।